हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने 1932 में। जेम्स चैडविक डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन इन 1932 while carrying some nuclear reactions. जेम्स चैडविक रेडियोएक्टिविटी को स्टडी कर रहा था और कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस कर रहा था। उसके बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो हुई थी ऑलमोस्ट 30 ईयर्स या 40 ईयर्स लेटर वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी से हो गई। पहले जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया, बाद में पेयर यूगेन गोल्डस्टीन आ गए, उसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया और लास्ट में न्यूट्रॉन 1932 में जेम्स चैडविक ने वो डिस्कवर किया। लेकिन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी वो इस तरह नहीं हुई थी, उससे पहले भी 1920 में रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट था जिसने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया था। इससे पहले हम न्यूक्लियस की डिस्कवरी वो पढ़ चुके हैं। 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो रदरफोर्ड ने 1920 में प्रोपोज्ड किया था कि देयर मस्ट बी सम न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, क्योंकि वो पहले ही न्यूक्लियस को डिस्कवर कर चुका था। तो उसने ये सजेशन दी थी, अगरचे उसके पीछे उसकी कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ या कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन कुछ बातें इस तरह थी जो न्यूट्रॉन की प्रेजेंस न्यूक्लियस के अंदर उसकी तरफ वो इशारा दे रही थी। सबसे पहली क्लू क्या थी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में? पहली क्लू ये थी कि अगर हम कंसिडर करें दो हाइड्रोजन एटम्स को और एक तरफ हम कंसिडर करें एक हीलियम को। अभी हमें पता है कि हाइड्रोजन एटम में प्रोटॉन होता है एक और एक होता है इलेक्ट्रॉन। इसी तरह हीलियम में जो प्रोटॉन्स की तादाद है वो है दो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दो। न्यूट्रॉन की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि उस टाइम वो न्यूट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुआ था। तो दो हाइड्रोजन, इसका मतलब ये हुआ कि दो प्रोटॉन मौजूद है। इसी तरह एक हीलियम का मतलब हुआ दो प्रोटॉन मौजूद है। सो द मास ऑफ टू प्रोटॉन्स मस्ट बी इक्वल टू द दैट ऑफ द मास ऑफ टू अदर प्रोटॉन्स। लेकिन जो मास आ रहा था एक हीलियम का वो दो हाइड्रोजन के मास से वो ज़्यादा आ रहा था। अगर एक प्रोटॉन का मास, जिस तरह हमने डिस्कस किया है, इज इक्वल टू 1 AMU, ऑलमोस्ट 1 AMU 1.007 AMU, लेकिन इसको हम 1 AMU ही कंसिडर करते हैं। तो दो हाइड्रोजन का मास जो है वो होना चाहिए दो प्रोटॉन के मास के बराबर। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1837 टाइम्स दैट ऑफ प्रोटॉन, तो इतने कम मास को हम कंसिडर ही नहीं करते। इस वजह से हाइड्रोजन एटम का पूरा मास जो है वो कंट्रीब्यूट होगा प्रोटॉन की वजह से। तो अगर दो प्रोटॉन है तो दो प्रोटॉन का मास दो प्रोटॉन के मास से बराबर होना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं था। तो उस वक्त साइंटिस्ट ये बिलीव कर रहे थे कि देयर मस्ट बी समथिंग एक्स्ट्रा प्रेजेंट इनसाइड द एटम, जिसको 1920 में रदरफोर्ड ने कहा था कि ये कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। इसी तरह जो दूसरे वो न्यूक्लियाइज आ रहे थे, जिस तरह बेरिलियम आ रहा था 4 और 9, इस तरह लिथियम का आ रहा था 3, 7। अच्छा चलो लिथियम को पहले लिखते हैं। लिथियम अभी देखें इस तरह कि लिथियम का, चलो मैं सिर्फ प्रोटॉन को मेंशन कर रहा हूँ, इस तरह बेरिलियम 4, बोरान 5। तो लिथियम के प्रोटॉन्स कितने हैं? 3 हैं। तो 3 प्रोटॉन का मास होना चाहिए 3 AMU। इसका आ रहा था 7 AMU मास। इसी तरह बेरिलियम में प्रोटॉन जो मौजूद है
वो है 4 प्रोटॉन्स, तो 4 AMU आना चाहिए था। इसका रियल में मास था वो 9 AMU। इस तरह बोरान का आना चाहिए था, 5 प्रोटॉन है 5 AMU, इसका रहा था 11 AMU। अब ये जो एक्स्ट्रा मास है, एक्स्ट्रा मास ये सजेस्ट कर रहा था कि देयर मस्ट बी सम टाइप ऑफ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और जिसको रदरफोर्ड ने सजेस्ट किया था कि ये न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स है और ये न्यूट्रल हो सकते हैं, क्योंकि एटम तो एज अ होल न्यूट्रल है और एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद वो बराबर है, तो जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उतने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अगर एक्स्ट्रा कोई मास आ रहा है तो वो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स की वजह से आएगा, वो तो प्रोटॉन्स भी नहीं हो सकते, वो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं हो सकते। रदरफोर्ड ने थ्योरेटिकली ये बात वो सजेस्ट की थी। टिल दैट टाइम प्रोटॉन का कोई वो अता पता नहीं था, लेकिन 1932 में फिर आए एक साइंटिस्ट जिसका नाम था जेम्स चैडविक, और जेम्स चैडविक जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो जो रिएक्शंस कर रहा था, न्यूक्लियर रिएक्शंस कर रहा था, और वो न्यूक्लियर रिएक्शंस वो इस तरह कर रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट वो कर रहा था, क्योंकि इससे पहले रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जो न्यूक्लियर रिएक्शन वो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट गोल फॉइल पर वो कर रहा था। सिमिलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वो भी कर रहा था कि अल्फा पार्टिकल्स को वो स्ट्राइक कर रहा था इस तरह कि ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, इसको स्ट्राइक कर रहा था बेरिलियम या फिर बोरान या फिर लिथियम, इन न्यूक्लियाइस पर वो स्ट्राइक कर रहा था अल्फा पार्टिकल्स को। उसने ऑब्जर्व किया ऑब्जर्वेशन उसकी ये थी कि उसने देखा कि जब ये अल्फा पार्टिकल्स जब बेरिलियम एटम को वो इसको स्ट्राइक कर रहे, इस बेरिलियम के रॉड को वो हिट कर रहे, तो कुछ रेडिएशंस या कुछ पार्टिकल्स उसने ऑब्जर्व की कि वो निकल रही है इस बेरिलियम के रॉड से, और ये जो पार्टिकल्स थे ये थे न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं था। दीज वर न्यूट्रल पार्टिकल्स। अब ये पता किस तरह चलता है, इसको अगर हम पास करते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके एक तरफ वो पॉजिटिव प्लेट, दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट, सो ये सीधा जो है वो जा रहे थे ना, पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रहे थे। इससे पहले जिस तरह डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हमने डिस्कस किया है कि प्रोटॉन वो नेगेटिव प्लेट की तरफ और इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो बेंड हो रहे थे, तो उसने ऑब्जर्व किया कि ये कुछ न्यूट्रल पार्टिकल्स निकल रहे थे। उस टाइम उसको पता नहीं था दीज आर प्रोटॉन्स। फिर उसने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट के दूसरे पार्ट में इसने रख दिया एक मटेरियल जिसको हम कहते हैं पैराफिन, या फिर ये एक वैक्स लाइक मटेरियल होता है। वैक्स आप कंसिडर करें, या मोमबत्ती जिस तरह होती है, मोमबत्ती को आप ले लें, तो उसने पैराफिन को इसके सामने रख दिया, और जब ये अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करके इन रेडिएशंस को, इन पार्टिकल्स को वो एमिट कर रहे थे, तो इन पार्टिकल्स के सामने उसने पैराफिन रख दिया। उसने क्या ऑब्जर्व किया कि दीज पार्टिकल्स व्हेन स्ट्राइक दिस पैराफिन, दिस मटेरियल, they knocked out the protons from the paraffin। पैराफिन से क्या हो गए, प्रोटॉन्स वो एमिट हो रहे थे, ये प्रोटॉन्स, ये these were shooted out प्रोटॉन्स। ये पार्टिकल्स पैराफिन से प्रोटॉन्स को निकाल रहा था, और प्रोटॉन्स को इस तरह नहीं निकाल रहा था कि आहिस्ता आहिस्ता प्रोटॉन यहाँ से, these protons were really very fast, ये बहुत ज़्यादा तेज थे, एक्सेलरेटेड प्रोटॉन्स। ये जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से उसने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन उसने ये निकाला कि अब ये पार्टिकल्स जो हिट कर रहे हैं यहाँ पर, जो न्यूट्रल पार्टिकल है, और यहाँ से प्रोटॉन को ये वो निकाल रहे हैं, और प्रोटॉन को बहुत तेज़ी से निकाल रहे हैं, तो हो सकता है दीज आर अल्फा रेडिएशन, गामा रेडिएशंस, गामा पार्टिकल भी हो सकते हैं। उसने पहले ये बात की कि दीज में भी गामा पार्टिकल्स। अब गामा रेडिएशंस ये नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि गामा रेडिएशंस जो होते हैं ये बहुत ही स्मॉल साइज के, अगर मैं गामा पार्टिकल्स को इस तरह वो
वो बना लूँ कि ये गामा पार्टिकल है, तो प्रोटॉन को मैं कंसिडर करूँगा कि ये इतना बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर आप वो बंटा, अगर आप जानते ही ये छोटा सा जो बच्चे से खेलते हैं बंटा, अगर बंटे को आप कंसिडर करें वो गामा, तो फुटबॉल को आप कंसिडर करें कि दिस इज प्रोटॉन। अब उसने ये बात की कि दिस कांट बी गामा पार्टिकल, दिस कांट बी गामा रेडिएशंस, जो भी न्यूट्रल तो होते हैं, क्योंकि ये गामा पार्टिकल्स ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है और इतने बड़े पार्टिकल को ये निकाल ही नहीं सकते। अगर ये इसको निकाल भी दे तो इतने ज़्यादा ये इसको एक्सेलरेट नहीं कर सकते। सो दीज पार्टिकल्स, these radiations, they must have a mass which will be equal to, almost equal to that of proton। कि अगर ये एक फुटबॉल है तो इस एक फुटबॉल को मैं दूसरे फुटबॉल से ही तेज़ी से स्ट्राइक करके बहुत तेज़ वो एक्सेलरेट कर सकता हूँ, क्योंकि इस फुटबॉल को मैं छोटे से वो बंटे से या छोटे से वो दूसरे छोटे किस्म के बाल से अगर वो बहुत ही तेज़ क्यों ना स्ट्राइक करे, लेकिन वो इसके इतने ज़्यादा वो तेज़ एक्सेलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रोटॉन जो यहाँ से निकल रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे। और उसको उस टाइम उसने नाम दे दिया कि दीज आर एक्चुअली द न्यूट्रल particles which were suggested, which were proposed by Rutherford in 1911 and they were named as neutrons। इसका नाम वो पड़ गया, ये न्यूट्रॉन है। बाद में न्यूट्रॉन के प्रॉपर्टीज़ को वो ऑब्जर्व किया कि न्यूट्रॉन्स जो है दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल हाईली पेनेट्रेटिंग पार्टिकल्स, न्यूट्रल है, हाईली पेनेट्रेटिंग पार्टिकल्स है, विद नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है। दे शो नो डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनेटली चार्ज इस पर नहीं है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेंगे। एंड दे हैव मास ऑफ 1.6749 इंटू 10 पावर -27 kg, या इसको अगर आप ग्राम में लिखे तो 1.6749 इंटू 10 पावर -24 ग्राम्स। और प्रोटॉन का मास कितना है? प्रोटॉन का मास है 1.672 इंटू 10 पावर -24 ग्राम। सो इट्स मास इज, द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऑलमोस्ट जो है ये बराबर है। इस वजह से जेम्स चैडविक ने ये बात की कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये प्रोटॉन को तब ही निकाल कर इतना ज़्यादा एक्सेलरेट वो कर सकते हैं, इतना फास्ट ये मूव कर सकते हैं जब इसका मास वो ऑलमोस्ट वो प्रोटॉन के बराबर हो। तो अब देखिए अभी ऑलमोस्ट ये प्रोटॉन के मास के ये बराबर है। अगर हम AMU में कंसिडर करें तो AMU में न्यूट्रॉन का मास वो आता है 1.0083 AMU, और प्रोटॉन का कितना आता है? ये तो हो गया न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का आता है 1.0073 AMU। तो ऑलमोस्ट इन चीज़ों को हम इग्नोर करके हम लिखते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स 1 AMU और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल्स 1 AMU। न्यूमेरिकल्स में अक्सर ये चीज़ बहुत काम आती है, हम इसको कंसिडर करते हैं 1 AMU। और इलेक्ट्रॉन का मास वो AMU में कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन AMU 0.0005 AMU। तो ये बहुत ही स्मॉल मास है, इसलिए हम कहते हैं कि एटम का जो टोटल मास होता है उसका मेजॉरिटी पोर्शन वो आता है मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। और ये बात भी, ये मसला भी हल हो गया कि जो एक्स्ट्रा मास आता है कि हीलियम के केस में, जिस तरह शुरू में हमने डिस्कस किया कि हीलियम का जो मास था वो एक हीलियम का जो मास था 1 हीलियम का वो 2 हाइड्रोजन के मुकाबले में क्यों जो है वो ज़्यादा था? क्योंकि हाइड्रोजन में तो सिर्फ 2 ही प्रोटॉन है, लेकिन हीलियम में 2 प्रोटॉन के साथ साथ 2 न्यूट्रॉन्स भी है, इसलिए 4 हाइड्रोजन। अब अगर ये 2 है तो 4 हाइड्रोजन अगर हम लेंगे एटम्स तो वो एक
हीलियम के बराबर उसका मास वो आएगा, क्योंकि 4 प्रोटॉन्स, 4 हाइड्रोजन में 4 प्रोटॉन्स होंगे। इसी तरह 2 हीलियम में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होंगे, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास वो ऑलमोस्ट वो इक्वल होता है। इसके अलावा ये न्यूट्रॉन्स जो होते हैं, इसकी डिस्कवरी के बाद फिर न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर साइंस में बहुत ज़्यादा वो इन्वेंशंस भी हो गई, क्योंकि दे हैव द एबिलिटी, न्यूट्रॉन की ये प्रॉपर्टी है कि दे कैन कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है ये कर सकते हैं, और न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए आम तौर पर प्रोटॉन्स के 2 टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। एक को हम कहते हैं अच्छा चलो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मैं क्रिएट करूँ। एक को हम कहते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स, फास्ट न्यूट्रॉन्स, और एक को हम कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स। तो आमतौर पर जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनके लिए ये स्लो न्यूट्रॉन्स जो है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं एज़ कंपेयर टू द फास्ट न्यूट्रॉन्स। फास्ट न्यूट्रॉन वो न्यूट्रॉन होते हैं जिनकी एनर्जी 1.2 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होती है या इसके बराबर, और स्लो न्यूट्रॉन्स जिसकी एनर्जी वो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, या आई थिंक मिलियन साथ में ही या नहीं है, लेकिन 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से वो कम होती है, वो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जेम्स चैडविक ने इस तरह वो डिस्कवरी की और उसने ये बात कही कि एक्चुअली जो न्यूट्रॉन जो अल्फा पार्टिकल है जो हम स्ट्राइक कर रहे हैं बेरिलियम या बोरान या लिथियम पर, हुआ क्या है, हुआ ये है कि हीलियम जो, चूँकि अल्फा पार्टिकल के बारे में इससे पहले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया कि दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। तो ये अगर अल्फा पार्टिकल है तो जब ये स्ट्राइक करता है किस चीज़ पर, बेरिलियम पर, तो होता क्या है कि एक्चुअली ये बेरिलियम और हीलियम के जो अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियाइज है ये दोनों रीअरेंज होकर वो कार्बन एटम बनाता है और साथ में एक न्यूट्रॉन को इजेक्ट करता है। अल्फा पार्टिकल यहाँ से आकर बेरिलियम पर स्ट्राइक कर रहा है तो ये हीलियम हो गया प्लस बेरिलियम, और न्यूट्रॉन निकलता है तो साथ में ये कार्बन न्यूक्लियाई जो है ये बनाता है। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है इसके और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइट्रोजन पर अल्फा पार्टिकल को वो बम्बार्ड करें तो इससे एक न्यूट्रॉन इजेक्ट होता है। इसी तरह अगर स्लो न्यूट्रॉन को हम कॉपर पर बम्बार्ड करते हैं तो इससे कॉपर 2966 बनता है, और यही 2966 जो है ये रेडियो एक्टिव होता है जो बाद में बीटा पार्टिकल को इमेट करके वो जिंक न्यूक्लियाई बनाता है। और ये बहुत ही काम की चीज़ है क्योंकि ये कैंसर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है ड्यू टू इट्स रेडियो एक्टिव नेचर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूट्रॉन। वी ट्राइड आवर बेस्ट कि हम बहुत सारे पॉइंट्स जो है ये इसमें एक्सप्लेन करें, लेकिन इसके अलावा जो न्यूक्लियर रिएक्शंस है और बहुत सारी बातें हैं न्यूट्रॉन्स के हवाले से वो हम रेडियो एक्टिविटी में इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो वो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो के हवाले से या दूसरे हमारे जो वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के दूसरे वीडियोज़ हैं उनके लिंक्स को भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। उनके हवाले से आपकी अगर कोई सजेशन हो, राय हो तो ज़रूर हमें बताइए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब केमिस्ट्री रिंग। थैंक यू वेरी मच।